इस बार मैं आपके लिए सैलरी चैप्टर से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है रिटायरमेंट बेनिफिट। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बगैर सैलरी का क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। और अगर आप सैलरी को अच्छे से करना चाहते हैं, इसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो इसे समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही क्रक्स वाले नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो रिटायरमेंट बेनिफिट में कौन कौन से आते हैं मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने रूल्स समझने हैं और कैलकुलेशन करने हैं। ग्रेचुटी, पेंशन, लीव सैलरी, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ एंड ट्रांसफर्ड बैलेंस। तो अगर आप इन सब टॉपिक्स के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो वीडियो को देखिए एंड तक। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडोट्रिक्स। आइए सबसे पहले जानते हैं आखिर ये ग्रेचुटी होती क्या है। दोस्तों, रिटायरमेंट या डेथ होने के बाद ये मालिक की तरफ से नौकर को, एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को मिलने वाला एक बेनिफिट है, एक लमसम अमाउंट है जो उसकी सर्विसेज समाप्त होने के बाद एक ही बार उसको लास्ट में मिलता है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये सभी को मिले, ये डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी पर, ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के एग्रीमेंट पर कि कंपनी ग्रेचुटी देती है या फिर नहीं देती है। अब जल्दी से देख लेते हैं इससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भाई इसके लिए तो ये टैक्सेबल ही नहीं है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 1। और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए आपको पूरी कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। यहां पर अब दो केस आपको देखने पड़ेंगे। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल एंड नॉट एप्लीकेबल। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हेन पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल। अगर ये एक्ट एप्लीकेबल है तो आपको क्वेश्चन में पहले अच्छे से देख लेना है कि ये एक्ट एप्लीकेबल है या फिर नहीं है। ज्यादातर ये मेंशन नहीं होता कि ये एक्ट एप्लीकेबल है या फिर नहीं है, तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल ही मानेंगे। अब इसका नियम कहता है कि मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग विल बी एक्सेप्टेड। आपको 3 अमाउंट कैलकुलेट करने हैं, इन तीनों में से जो सबसे कम आएगा वो हो जाएगा एग्जम्प्ट, और फिर आप एक्चुअल रिसीव में से एग्जम्प्ट को माइनस कर देंगे, उससे आपको आपका आंसर मिल जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। तो ये पहला है जी एक्चुअल रिसीव्ड, जो भी ग्रेचुटी एक्चुअल रिसीव हुई है, मिली है एम्प्लॉय को, क्वेश्चन में दिया रहेगा साफ साफ। नंबर 2 है 15 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। जितने भी साल उस एम्प्लॉय ने काम किया है, हर एक साल की 15 दिन की सैलरी। सपोज अगर उसने 25 साल काम किया तो 15 दिन की सैलरी 25 बार। अभी आगे और आपको समझ में आ जाएगा। फिर आता है आपका लास्ट मैक्सिमम लिमिट है इसके अंदर 20 लाख। पहले ये 10 लाख होती थी, तो अगर आप पुरानी बुक से पढ़ेंगे तो वहां पर आपको 10 लाख मिलेगा, या आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे तो वहां पर भी आपको ये 10 लाख मिलेगा। तो अब ये 18-19 से जो है वो 20 लाख हो गया है, तो आप कंफ्यूज ना होए, और अब आगे आपका 20 लाख ही चलेगा। अब इससे रिलेटेड कुछ नोट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। नंबर 1, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पर सैलरी फॉर द पर्पस क्या है। देखिए, जब भी आप इस तरीके से कोई टॉपिक कैलकुलेट करते हैं और उसके अंदर वर्ड आता है सैलरी, तो उस सैलरी का अपना एक मीनिंग होता है, उसका अपना एक फॉर्मूला होता है। ग्रेचुटी के लिए और 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 2 के लिए जो सैलरी का फॉर्मूला है वह है आपका बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। तो बेसिक सैलरी जोड़ेंगे और महंगाई भत्ता जोड़ेंगे, जितना भी है पूरा, इससे आपकी बन जाएगी सैलरी। और उस सैलरी को आप इस्तेमाल करेंगे जहां कहीं भी ऊपर सैलरी वर्ड यूज हो रहा है, जैसे कि पॉइंट नंबर 2 में
15 डेज सैलरी। तो वहां पर जो सैलरी यूज होगी वो बेसिक सैलरी और डीए का टोटल यूज होगा। नंबर 2 पॉइंट है, बहुत ही कम आता है अगर सीजनल एम्प्लॉयमेंट है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट आप जानते होंगे, एक पर्टिकुलर सीजन के लिए अगर लोगों को काम मिलता है तो उस केस में जो 15 दिन की एवरेज सैलरी है वो 7 डेज एवरेज सैलरी कैलकुलेट होगी। पॉइंट नंबर 3, अगर पीस रेट सिस्टम है एम्प्लॉय को वेजेस पे करने का, इनकम टैक्स में वेजेस और सैलरी दोनों सेम बात होती है, कोई डिफरेंट नहीं है। अगर पीस रेट मतलब जितना माल बनाया उसके हिसाब से, अगर जितना काम किया उसके हिसाब से अगर पेमेंट करने की बात हो रही है तो उस केस के अंदर 3 महीने की एवरेज सैलरी ली जाएगी, वो 15 दिन की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए। ये भी एग्जाम में कुछ ज्यादा आता नहीं है। फिर पॉइंट नंबर 4, मोर देन 6 मंथ्स, अगर 6 महीने से ज्यादा का पीरियड है तो दोस्तों आप उसको 1 साल ले लेंगे पूरा का पूरा। अगर 6 महीने से 1 दिन भी ज्यादा हुआ तो वो पूरा 1 साल काउंट होगा, और अगर 6 महीने से कम का पीरियड हुआ तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। और ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जब हम 15 दिन की सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं तब यहाँ पर हम महीने के अंदर 30 दिन नहीं मानते, 26 दिन मानते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 की जो कैलकुलेशन होगी वो किस तरीके से होगी, आप उसको करेंगे पहले तो एवरेज सैलरी जो भी आपने कैलकुलेट की पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग, फिर आप उसको करेंगे 15/26, 15/26, 15 दिन की सैलरी 26 दिन के आधार पर, और फिर इंटू आप करेंगे जितने भी साल उसने काम किया। इससे आपका पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा। और लास्ट है जो मैं पहले भी बता चुका हूं, टैक्सेबल, क्योंकि हमें टैक्सेबल पार्ट ही चाहिए, हमें एग्जम्प्टेड पार्ट हमारा मोटिव नहीं होता है, हमें ये चाहिए होता है टैक्सेबल कितना है। तो टैक्सेबल आएगा आपका एक्चुअल रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड, जो भी तीनों में से कम होगा। अब देख लेते हैं इसका दूसरा हिस्सा, व्हेन ग्रेच्युटी एक्ट 1972 इज नॉट एप्लीकेबल, तब फॉर्मेट ऑलमोस्ट 90% बिल्कुल सेम है। इतना सा इसके अंदर बस फर्क है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फॉर्मेट वही रहेगा, जो तीनों में से मिनिमम आएगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, फिर उसे हम एक्चुअल रिसीव से माइनस कर देंगे तो हमारे पास टैक्सेबल आ जाएगा। तो नंबर 1 इसमें रहता है वही एक्चुअल रिसीव्ड। फिर नंबर 2 ये डिफरेंट है, देखिए पहले था 15 डेज एवरेज सैलरी, अब है हाफ मंथ्स एवरेज सैलरी। अब यहाँ पर सीधा सीधा आप कर दीजिए 1/2, क्योंकि यहाँ पर हम महीने में 30 दिन ही मानते हैं। तो यहाँ पर जो हाफ मंथ सैलरी बनेगी वो 15/30, यानी सीधा सीधा हाफ कर दो आप सैलरी का, ज्यादा और सोचने की इसके अंदर जरूरत नहीं है। और मैक्सिमम वही है, लास्ट लिमिट ascertained by the government, the department 20 lakh। सैलरी फॉर द पर्पस पॉइंट नंबर 1 ये थोड़ा डिफरेंट है, ये रहता है यहाँ पर बेसिक सैलरी प्लस डीए कंडीशनल। डीए कंडीशनल का क्या मतलब है अभी मैं आपको आगे बता देता हूँ। प्लस फिक्स कमीशन, कमीशन तभी लेना है जब वो फिक्स हो। अब कमीशन फिक्स कब माना जाएगा, जब वो परसेंटेज वाइज होगा। अगर वो कैलकुलेट करके आपको दे रखा है 5,000, 10,000, 50,000 तो वो फिक्स नहीं है, सिर्फ परसेंटेज में होगा तो ही वो फिक्स होगा, अदरवाइज वो फिक्स नहीं होगा। अब देख लेते हैं डीए कंडीशनल का क्या मतलब है। दोस्तों आपको किसी बुक में ये डीए कंडीशनल करके वर्ड नहीं मिलेगा, ये मैंने बनाया हुआ है ताकि थोड़ा इसको बार बार बोलना इजी हो जाए। तो डीए कंडीशनल अगर 3 चीजें आपको देखने को मिलती हैं डीए के साथ में, जहां कहीं भी क्वेश्चन में डीए बता रखा होता है तो उसके साथ में अगर ये वाले शब्द है तो डीए कंडीशनल है। डीए पूरा भी कंडीशनल हो सकता है और पार्टली भी कंडीशनल हो सकता है, जैसे 40%, 60% लाइक दैट। तो जितना कंडीशनल होगा सिर्फ उतना ही यहाँ पर आएगा, बाकी नहीं आएगा। तो अगर लिखा है इफ अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और या फिर लिखा है फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और फिर अगर लिखा है डियरनेस पे, इन तीनों में से अगर कोई भी एक चीज है तो आपका डीए जो है वो कंडीशनल है और सिर्फ कंडीशनल पार्ट ही आप यहाँ पर लेंगे। फिर एवरेज सैलरी जो यहाँ पर लेनी है वो पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी लेनी है, यानी जब भी वो रिटायर हुआ या फिर मरा है उससे ठीक पिछले 10 महीने की सैलरी लीजिए, वो सबका टोटल करके आप उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास 10 मंथ्स एवरेज सैलरी आ जाएगी। अब अगर उसने कुछ साल और कुछ महीने काम किया है तो जितने भी महीने हैं वो सारे आप इग्नोर कर दीजिए, आपको मंथ्स काउंट नहीं करने हैं। भले ही उसने 11 महीने काम क्यों ना किया हो, वो 11 महीने पूरे के पूरे यूजलेस हो जाएंगे।
आपने मंथ्स नहीं लेने हैं। और बता चुका हूँ यहाँ पर महीने के अंदर पूरे 30 दिन माने जाते हैं और टैक्सेबल पार्ट आपका आएगा एक्चुअल रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड। अब ग्रेचुटी से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट केस हैं, वो हम देख लेते हैं। व्हेन रिसीव्ड ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब जॉब पर रहते रहते। देखिए जनरली तो क्या होता है, ग्रेचुटी जो है वो रिटायरमेंट के बाद मिलती है या डेथ के बाद मिलती है, लेकिन अगर जॉब पर रहते रहते वो ग्रेचुटी ले लेता है एम्प्लॉय, तो क्या इसका ट्रीटमेंट होगा? तो दोस्तों ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, ये सीधा सीधा उसकी सैलरी का पार्ट बन गया और ये सभी के लिए टैक्सेबल होगा, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, टैक्सेबल सभी के लिए होगा। दूसरा केस, when received by legal heirs because of death of employee। अब सपोज जो एम्प्लॉय था वो मर गया, पर उसके जो उत्तराधिकारी थे, जो फैमिली मेंबर्स थे, फिर उनको ग्रेचुटी मिलती है। अब इसका क्या ट्रीटमेंट है? अब दोस्तों इसके बारे में स्पेसिफिक कोई प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट में अवेलेबल नहीं है। अब कोई प्रोविजन नहीं है तो हम फिर इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? अब यहां पर इसकी ट्रीटमेंट हम उस तरीके से कर सकते हैं जैसे दूसरे रिटायरमेंट बेनिफिट्स की ट्रीटमेंट होती है। जैसे कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने 2 सर्कुलर इशू किए हैं, उन दोनों का रेफरेंस मैंने यहाँ पर दिया है। ये दोनों के दोनों लीव सैलरी के बारे में है। लीव सैलरी अभी आगे आ जाएगा, वो भी रिटायरमेंट बेनिफिट है। तो लीव सैलरी अगर लीगल एयर को मिलती है तो वो एग्जम्प्ट कर दी गई है इन 2 पर्टिकुलर केसेस में। तो इन्हीं के आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ग्रेचुटी मिलती है, पर क्योंकि इसके बारे में कोई स्पेसिफिक रूल अवेलेबल नहीं है कि वो एग्जम्प्ट होगी या टैक्सेबल होगी, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये भी एग्जम्प्ट होनी चाहिए। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट का पेंशन। पेंशन आप सब लोगों ने बहुत सुना होगा और आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते भी होंगे। आप ज़्यादातर लोग इसके बारे में सही जानते हैं कि रिटायरमेंट या डेथ होने के बाद फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो रेगुलर मिलता है एम्प्लॉय को या उसकी फैमिली को। तो ये बिल्कुल सही है और ये इतना ही है। अब इसको हम थोड़ा सा इनकम टैक्स में पढ़ेंगे अच्छे से कि ये क्या है, कैसे है, कैलकुलेशन कैसे है इसकी। तो ये देखिए, ये रेगुलर भी हो सकता है, हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट मिल रहा है, और ये लमसम में भी ले सकते हैं, इकट्ठा पैसा ले लिया, और ये दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। तो वही हम इसको अभी पढ़ने वाले हैं। अभी फिलहाल मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। पेंशन स्कीम 2 है भारत के अंदर, एक है ओल्ड और एक है न्यू। अभी पहले ओल्ड की बात कर लेते हैं, फिर न्यू की बात कर लेंगे। तो ओल्ड पेंशन स्कीम ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए तो कंपलसरी है, और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए ये ऑप्शनल है, वो चाहे तो ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे तो नहीं। और ओल्ड पेंशन स्कीम सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने जॉब 31 दिसंबर 2004 तक ज्वाइन की है। जिन्होंने इस डेट के बाद सरकारी नौकरी ज्वाइन की है, फिर उनको न्यू पेंशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड रूल्स नियम्स क्या कहते हैं। सबसे पहला, अनकम्यूटेड पीरियोडिक पेंशन यानी कि रेगुलर इंस्टॉलमेंट, यानी हर महीने जो एक फिक्स पर्टिकुलर अमाउंट मिलता है एम्प्लॉय को, तो ये उसके लिए है। अब दोस्तों ये सभी के लिए टैक्सेबल है, हर महीने रेगुलर पेंशन मिल रही है तो ये सभी के लिए टैक्सेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अब बात करते हैं कम्यूटेड पेंशन पर, लंप सम पेंशन पर। अगर इकट्ठी पेंशन ले ली गई है या फिर उसका एक हिस्सा इकट्ठा पेंशन ले लिया गया है, हो सकता है एम्प्लॉय को कोई जरूरत हो, जैसे लड़की की शादी करनी है, मकान बनाना है, बच्चे की पढ़ाई के लिए या कोई भी, और वो चाहता है कि जो भी उसको रेगुलर पेंशन मिल रही है हर महीने, उसमें से एक हिस्सा तो उसको रेगुलर मिलता रहे, पर एक हिस्सा उसको लमसम मिल जाए, या फिर पूरा का पूरा हिस्सा उसको लमसम मिल जाए, जैसे भी वो चाहता है, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जो भी हिस्सा उसको लमसम मिलता है उसको बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन, इकट्ठी जो मिल जाती है, कम्यूट करना, इकट्ठा करना, कम्यूटेड पेंशन। तो इस कम्यूटेड पेंशन पर नियम है जो आपको समझने हैं। तो कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जम्प्ट है, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना।
लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनके लिए नियम है, अगर ग्रेचुटी भी है, अगर उस एम्प्लॉय को ग्रेचुटी भी मिल रही है, वह क्वेश्चन में देख लेंगे कि ग्रेचुटी क्वेश्चन में है या नहीं है। तो अगर उस एम्प्लॉय को ग्रेचुटी भी मिल रही है तो 1/3 होगा एग्जम्प्ट और बाकी हो जाएगा टैक्सेबल। और अगर उसको ग्रेचुटी नहीं मिल रही है तो हाफ हो जाएगा एग्जम्प्ट और हाफ हो जाएगा टैक्सेबल। अब देख लेते हैं न्यू पेंशन स्कीम। अब जो लोग कोई भी 1 जनवरी 2004 इस डेट के बाद जिन्होंने सरकारी नौकरी ज्वाइन की, उन सबको मिलेगा न्यू पेंशन स्कीम का बेनिफिट। अब ये उस तरीके से नहीं है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि जी हर महीने सैलरी का एक पार्ट मिलता रहेगा एज अ पेंशन। ये वैसा नहीं है। अगर मैं साफ साफ बोलूं तो वो पेंशन खत्म हो चुकी है। अब ये जो पेंशन है, अब इसका बेनिफिट ले सकते हैं डिडक्शंस में 80cc(d) में, और इसका बेनिफिट कोई भी ले सकता है। अगेन ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए तो कंपलसरी है और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनके लिए ऑप्शनल है। तो इसकी बात हम डिडक्शंस में ही करेंगे। यहाँ पर इसकी बात करने का कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसका कुछ भी इनपुट नहीं आता। अब देखते हैं अगला हिस्सा, लीव सैलरी या फिर लीव इनकैशमेंट या फिर इनकैशमेंट ऑफ लीव। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के अंदर छुट्टियां मिलती हैं, आप हर महीने 2 छुट्टी ले सकते हैं, हर महीने 3 छुट्टी ले सकते हैं, इस तरीके से। तो अर्न्ड लीव भी होती है, अगर आपने छुट्टी नहीं ली तो उसके आपको पैसे मिल जाएंगे। और नॉन अर्न्ड लीव भी होती है कि जिसको कैजुअल लीव भी बोलते हैं कि आप छुट्टी लो तो ठीक है, छुट्टी नहीं लोगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो ये जो है ये अर्न्ड लीव के बारे में है। अगर आप छुट्टी वाले दिन आप छुट्टी ले सकते हैं, सपोज आप महीने में 2 छुट्टी ले सकते हैं और आपने महीने में 1 भी छुट्टी नहीं ली, तो उन 2 छुट्टी के पैसे आपको मिल जाएंगे। तो क्या करते हैं, जनरली इन छुट्टियों को इकट्ठा कर लेते हैं लोग और फिर इकट्ठा इसका पैसा लेते हैं। तो इसी को बोलते हैं लीव को कैश में कन्वर्ट करना, छुट्टियों के पैसे लेना, लीव इनकैशमेंट। अब इसके रिलेटेड नियम क्या है देख लेते हैं। हमेशा की तरह जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सरकारी दामाद है, उनके लिए तो एग्जम्प्ट है, और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए हमको ये पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास 4 पॉइंट है, इन चारों में से जो कम से कम आएगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। पहला है जी एक्चुअल रिसीव्ड, दूसरा है 10 महीने की एवरेज सैलरी, तीसरा है कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव मैक्सिमम टू 30 डेज लीव फॉर एवरी ईयर। जितने दिन की छुट्टियां उसने नहीं ली, अनअवेल की छुट्टियां नहीं ली, उतने दिन की सैलरी, लेकिन 1 साल में 30 दिन से ज्यादा की छुट्टी के पैसे नहीं मिलेंगे। अगर उसके 1 साल में 35 डेज की छुट्टियां ऐसी बन रही हैं जिसको उसको पैसे मिलने चाहिए, तो मैक्सिमम 30 दिन तक की छुट्टी के पैसे ही मिल सकते हैं। 1 साल में 5 दिन के नहीं मिलेंगे, उसका कुछ नहीं होगा। और नंबर 4 है मैक्सिमम लिमिट है 3 लाख रुपए। इन चारों में से जो मिनिमम होगा वो आपका कहलाएगा जी एग्जम्प्टेड। अब सैलरी फॉर द पर्पस क्या है, आप इसमें जोड़ेंगे बेसिक सैलरी प्लस डीए कंडीशनल प्लस फिक्स कमीशन, पीछे वाले की तरह ही है, तो मैं इसको फिर से रिपीट नहीं करूंगा। और एवरेज सैलरी का मतलब है पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी, ये भी पिछले वाले टॉपिक की तरह ही है, और इसमें भी आपने मंथ्स को इग्नोर कर देना है, मंथ्स इसमें काउंट नहीं होते। 2 बातें इसमें ध्यान रखने वाली है कि अगर जॉब पर रहते रहते ड्यूरिंग सर्विस टेन्योर, जॉब पर रहते रहते अगर लीव इनकैशमेंट करा लिया तो जी ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है और 89 का रिलीफ मिल सकता है। 89 का रिलीफ क्या है वो उसके आप अलग वीडियो देखिएगा। और अगर जो लीगल एयर्स हैं, जो उत्तराधिकारी है, अगर उनको लीव इनकैशमेंट मिलता है तो वो एग्जम्प्ट है। ये मैं आपको ग्रेचुटी वाले पॉइंट में भी बता चुका हूं, इसके लिए तो सर्कुलर्स भी अवेलेबल है। इसका अगला सब टॉपिक है रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है छटनी, चटनी नहीं, छटनी। कई बार क्या होता है, कंपनी के ऐसे हालात आ जाते हैं कि उसको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है, और कॉस्ट कटिंग करने के लिए कंपनी फिर अपने एम्प्लॉइज को निकाल देती है। ऐसा कई बार आपने न्यूज़ में देखा होगा, जैसे किंगफिशर ने अपने एम्प्लॉइज को निकाला था, और अभी
इंडियन एयरलाइंस ने भी अपने बहुत सारे पायलट्स को निकाला था, एम्प्लॉयज को निकाला था। तो रिट्रेंचमेंट होता है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग फिर उसके बदले एक पैसा देना पड़ता है, एक अमाउंट देना पड़ता है, और वो होता है कॉम्पनसेशन, क्षतिपूर्ति। तो इस तरीके से कंपनी जब एकदम से निकाल देती है तो उसके बदले जो पैसा देना पड़ता है वो होता है रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। अब इससे रिलेटेड भी कुछ नियम है, देख लेते हैं जल्दी से। वही तरीका है कि 3 पॉइंट है, इन तीनों में से जो मिनिमम होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। नंबर 1 है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एज यूजुअल, और दूसरा है 15 दिन की एवरेज सैलरी, जितने भी साल उसने काम किया है उसके हिसाब से, और मैक्सिमम है जी 5 लाख। अब इन तीनों में से जो मिनिमम होगा वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। और सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस सभी टैक्सेबल अलाउंसेस और परक्विजिट्स आप इसमें जोड़ लेंगे। अलाउंसेस और परक्विजिट्स के बारे में देखने के लिए आप मेरी डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं। मैंने अलाउंसेस और परक्विजिट पर वीडियो पूरी बना रखी है, आप वहां से उसको देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं। एवरेज सैलरी ये है 3 महीने की एवरेज सैलरी का एवरेज। फिर टैक्सेबल पहले की तरह है एक्चुअल रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड। अगला है वॉलंटरी रिटायरमेंट। अब ये वॉलंटरी रिटायरमेंट ये भी एक कॉम्पनसेशन मिलता है। अगर कोई एम्प्लॉय खुद अपनी मर्जी से रिटायरमेंट का समय आने से पहले ही अगर वो रिटायरमेंट ले लेता है, उसे बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट। अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले लिया। सपोज अगर रिटायरमेंट की एज 60 साल है तो 60 साल से पहले अपनी मर्जी से ही रिटायरमेंट ले लिया, दैट इज वॉलंटरी रिटायरमेंट। अब इसके बदले जो भी पैसा मिलता है वो है रिटायरमेंट, वो है वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन। इसका भी तरीका वैसा ही है, जो भी मिनिमम होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। नंबर 1 इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम है 5 लाख। और फिर फाइनली वही है टैक्सेबल आएगा एक्चुअल रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड। अगला आता है जी एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए पेपर में आएगा ही आएगा। तो ये सिस्टम क्या होता है, इसके लिए आप एक डिफरेंट वीडियो देखिएगा जिसके अंदर मैं प्रोविडेंट फंड का पूरे चारों तरह के प्रोविडेंट फंड और उनसे रिलेटेड जितना भी इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल हम सिर्फ इसी का नियम देख लेते हैं और शॉर्टकट में मैं आपको बता देता हूँ। प्रोविडेंट फंड एक इस तरह का सिस्टम होता है जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है और फिर ये पैसा गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हो जाता है और सरकार इसको इस्तेमाल करती है। तो फिर सरकार ये पैसे को वापस करती है जब ये एम्प्लॉय रिटायर होता है या फिर उसकी डेथ होती है, और इसके ऊपर एम्प्लॉय को इंटरेस्ट भी मिलता है, जो हमारा अगला टॉपिक है। तो जो अभी फिलहाल इसके अंदर मालिक की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो है ये पॉइंट। जो एम्प्लॉय की तरफ से कंट्रीब्यूशन गया तो वो तो उसकी सैलरी से गया है, तो वो तो उसके लिए कोई बेनिफिट है नहीं। उसके लिए एक्स्ट्रा हुआ वो जो मालिक की तरफ से आया है। तो जो मालिक की तरफ से आया है वो उसके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ, और ये उसी की बात हो रही है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। तो ये सीधा सीधा नाम 12% तक एग्जम्प्ट है, 12% ऑफ सैलरी। बस सीधा सीधा आप सैलरी इस तरीके से कैलकुलेट कीजिए, बेसिक सैलरी प्लस डीए कंडीशनल प्लस फिक्स कमीशन। आप बस ऐसे सैलरी कैलकुलेट कीजिए और उसका 12% करके देखिए कितना आ रहा है। तो 12% तक एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर का टैक्सेबल, और टैक्सेबल आएगा आपका एक्चुअल रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड। इसी का अगला हिस्सा जो मैंने कहा आपको, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ। सरकार इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देती है, जितना भी इंटरेस्ट देगी 9.5% टोटल इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जम्प्ट है, इसके ऊपर का टैक्सेबल हो जाएगा। अब इसके ऊपर आपको जितना भी मिल रहा है सारा टैक्सेबल है, तो बस 9.5% तक का छोड़ दीजिए और इसके ऊपर का आप जितना भी इंटरेस्ट है वो सारा टैक्सेबल हो जाएगा। ले लास्ट है आपका ट्रांसफर्ड बैलेंस। ये बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से अगर पैसा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर किया गया है, क्योंकि एम्प्लॉय को लगता है कि यूआरपीएफ में उसे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये पैसा जो है वो सरकार के पास नहीं जाता है, ये मालिक के पास ही रहता है, वो उसको इस्तेमाल करता है।
तो वो ये पैसा अगर आरपीएफ में ट्रांसफर करता है तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है। तो दोस्तों ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश, आपके बहुत मैसेजेस आ रहे थे वो, तो मैंने आपके लिए ये रिटायरमेंट बेनिफिट पर एक वीडियो बनाई है एक सिंपल तरीके से। आप इसी तरीके से और भी वीडियोस देखिए, दोस्तों को मैक्सिमम शेयर कीजिए और इसी तरह से जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं और ऐसी वीडियोस लाकर आपकी मदद करूंगा, आपको पास कराऊंगा। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।